हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और आज मैं आप लोगों को बच्चों जीएसटी के बारे में बताऊंगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बताऊंगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कुछ आज हम बेसिक्स बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे जीएसटी आया क्यों था, क्या जरूरत पड़ गई इंडिया को जीएसटी लेके आने की। ठीक है जी, तो आज की ये बेसिक क्लास बहुत ही ध्यान से सुनना। जीएसटी में बहुत मजा आने वाला है बच्चों। जिनको टैक्स पसंद है, इनकम टैक्स पढ़ना पसंद था, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको इनकम टैक्स से ज्यादा पसंद जीएसटी आने वाला है। क्योंकि जीएसटी, मैं आपको सच बात बताऊं, जीएसटी वो चीज है जिसको आप प्रैक्टिकली अब देख भी रहे हो। इनकम टैक्स से ज्यादा प्रैक्टिकली आप जीएसटी को देख रहे हो। बताओ, बात मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल सही बात है। इनकम टैक्स तो अभी आप लोगों ने इनकम कमानी स्टार्ट करनी है बच्चों। जब मैं जीएसटी की बात करता हूं तो जीएसटी तो आप लोग हर जगह पर गुड खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो, कोई भी चीज खरीद रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी बिल में लिखा हुआ आ रहा है। तो जीएसटी वो चीज है जो आप लोग एक्चुअल में देख पा रहे हो कि प्रैक्टिकली जीएसटी लग रहा है। बट सवाल ये उठता है कि सर जीएसटी आने की क्या जरूरत पड़ गई? इससे पहले वैट होता था, अच्छा खासा चल तो रहा था। वैट से पहले सेल्स टैक्स चल रहा था, तो सेल्स टैक्स भी अच्छा खासा चल रहा था। तो क्या जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को जीएसटी लेके आने की? ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, क्या फायदा मिला है हमें? चलो आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। पहले तो जो बच्चे गलती करते हैं, इट इज नॉट अ गुड एंड सर्विस टैक्स, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि ये सिर्फ एक गुड या एक सर्विस पे नहीं है बच्चों, ये बहुत सारे गुड्स और बहुत सारे सर्विसेज पर टैक्स लगता है जीएसटी। अच्छा, आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से पहले गुड्स के लिए वैट लगता था और सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स लगता था। गुड्स के लिए वैट लगता था और सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स लगाया जाता था। अच्छा, उससे पहले अगर हम बात करें वैट से पहले, तो वैट से पहले सेल्स टैक्स होता था। और एक टाइम था 1990 से पहले अगर मैं चले जाऊं तो सर्विस टैक्स होता ही नहीं था हमारे देश के अंदर। तो धीरे धीरे करके ये टैक्सेस आए हमारे देश के अंदर और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कमाना स्टार्ट किया। क्योंकि उनको पता है कि अगर दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ टक्कर देनी है तो हमें अपने देश के अंदर टैक्स के स्ट्रक्चर्स थोड़े से बढ़ाने होंगे, थोड़ा सा हार्ड डालना होगा, टैक्स स्ट्रक्चर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। चलो आओ जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं कि जीएसटी क्या चीज़ है ना। जीएसटी के बारे में इतना मैं समझा दूं, शुरुआत कर दूं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सब जानते हैं। ठीक है सर, हम लोगों ने पढ़ा है सर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हम जानते हैं। और ये बात मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस कराया था मैंने डायरेक्ट टैक्स की डेमो क्लास के अंदर। बिल्कुल, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके बारे में कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। चलो फिर भी सर क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है बच्चों जिसका बर्डन क्या किया जाता है, शिफ्ट। अच्छा, जिस डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया नहीं जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन क्या किया जाता है, शिफ्ट। सर कैसे? सर ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये भाई साहब हैं एक मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, इनकी आंखों पे मत देखना बेटा, थोड़ी आंखें खराब हो गई हैं। मिस्टर वाई को गुड्स बेचता है। मिस्टर वाई, ये ठीक है, मिस्टर जेड को गुड्स बेचता है। तो होता क्या है, 1000 रुपए का गुड है, 1000 रुपए का गुड है, इसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया, मान लो 10%। और ये जो बर्डन है वो जो मिस्टर एक्स ने पे करना था, वो बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया गया? वाई पर। वाई को बोला गया कि भैया देखो ऐसा है, मैं हूं सेलर, मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, तो वो जीएसटी मैं अपनी जेब से पे करूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे? सर समझे नहीं? अच्छा मैं बताता हूं ना यार, देखो सिंपल सी बात है। इस 1000 रुपए में ना मान लेते हैं 950 रुपए की तो कॉस्ट ही पड़ रही है भाई को, मिस्टर एक्स को। 50 रुपए का उसका मार्जिन है, तो वो कितने का बेच रहा है? 1000 रुपए का बेच रहा है। ये बात समझ में आती है ना? अब वो 1000 रुपए का अगर मिस्टर वाई को बेच रहा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स देना है जी, हर सेल पर टैक्स देना है। ठीक है जी, तो ऐसे केस में अगर वो टैक्स देगा, अपनी जेब से देगा, तो मुझे एक बात बता दो, क्या उसका मार्जिन बचेगा अगर वो अपनी जेब से देगा? तो अगर वही 100 रुपए वो अपनी जेब से दे दे तो 50 रुपए का वो 50 रुपए मांग रहा था और वो 100 रुपए अपनी जेब से दे देगा, तो फिर उसका तो नुकसान हो जाएगा। इसी रीजन से बच्चों जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जहां पे हम बर्डन शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पर्सन के ऊपर, यानी मिस्टर वाई के ऊपर।
तो मिस्टर वाई एक बायर है, वो ऑब्वियसली क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, पूरा का पूरा प्राइस पे करेगा, इनफैक्ट 1100 रुपीज़, जिसमें टैक्स भी है। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। ठीक इसी तरीके से वाई से जेड के केस में भी होगा, सेम केस, और वाई जेड के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली ये टैक्स बर्डन चलता रहता है, शिफ्टिंग चलता रहता है टिल कंज्यूमर कंज्यूम्स द गुड्स। जब तक कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर लेता तब तक टैक्स बर्डन शिफ्टिंग होती रहती है बच्चों। तो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक टैक्स बर्डन चलता रहता है ना, शिफ्टिंग चलती रहती है, इस रीजन से हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सिमिलरली वैट के अंदर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, इनडायरेक्ट टैक्स था, वहां पे भी बर्डन शिफ्टिंग करते थे। हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्रेडिट वगैरह, ये सब बातें हम लोग ने सर बहुत सुनी है, ये होती क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बात तो आपको अभी सब तक समझ में आ गई। बट सर इनडायरेक्ट टैक्स के और क्या फीचर्स होते हैं, ये तो आपने बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पहला डिफरेंस तो यही है कि डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट किया नहीं जा सकता, जैसे इनकम टैक्स है। क्या आप मेरी इनकम पे टैक्स दोगे भाई? मैंने बोला मेरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देगा भाई? आप कहोगे सर इनकम आपने कमाई है, टैक्स भी आप ही दोगे ना। मुकेश अंबानी अपने इनकम पे टैक्स खुद पे करेगा या इंप्लॉय से निकलवाएगा? अपनी जेब से पे करेगा। तो अपनी जेब से इनकम पे टैक्स पे कर रहा है कि नहीं? और जबकि एक अगर मैं हूंगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा, आप होगे तो आप अपनी जेब से दोगे। दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ऑलवेज अ डायरेक्ट टैक्स, जहां पे बर्डन शिफ्टिंग नहीं हो सकती। जीएसटी में बर्डन शिफ्टिंग की जाती है, यानी देने वाला कोई और है गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट को देने वाला कोई और है, बट वो जो देने वाला बंदा है ना, वो किसी और से लेकर पैसा जमा कराता है। बर्डन क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है। समझ में आ गई सर ये तो बात समझ में आ गई कि इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्या है। अब मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करने जा रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट तो यही है कि टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो टैक्स बर्डन क्या कर दिया जाता है बच्चों? शिफ्ट कर दिया जाता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता। मैं प्लीज डीटी और आईडीटी का डिफरेंस इसके अंदर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो बात हम ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स की डेमो क्लास में कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी मेरी वो क्लास, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वो डेमो क्लास भी डालूंगा, आप लोग वो छोटा सा पार्ट यानी डिफरेंस का वो पार्ट जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आगे टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अच्छा, इसके अलावा सर इनडायरेक्ट टैक्स में एक खास बात होती है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा देखो जीएसटी लगता किन चीजों पर है? गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। तो ये कमोडिटी या सर्विस को या किसी सर्विस को डायरेक्टली महंगा कर देगी या कम कर देगी? कैसे सर? अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट चेंज कर दिए, अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट बढ़ा दिए या जीएसटी के रेट कम कर दिए, तो उससे प्राइजेस पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। बेटा अभी अच्छा एक बात, जीएसटी को भूल जाते हैं, अभी हम जीएसटी नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी में अब अगली जो पॉइंट होगा, मैं अगले पॉइंट में जीएसटी के बारे में आपको और क्लियर करूंगा। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी अगर गवर्नमेंट ने कल को जीएसटी का रेट बढ़ा दिया तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर जीएसटी गवर्नमेंट ने घटा दिया तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। समझ में आता है बच्चों? तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में कमोडिटी के प्राइसेस पर इफेक्ट आता है क्या? आता है। सर कैसे आता है? इनडायरेक्टली आता है। सर कैसे इनडायरेक्टली? बेटा अगर मैं आज इनकम टैक्स बढ़ा दूं, अगर गवर्नमेंट कहे आज से तुम्हें 30% की जगह पे 40% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मतलब जो सेविंग्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी? कम। टैक्स ज्यादा हो गया तो सेविंग कम, है कि नहीं? सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट्स कम। क्या आप कमोडिटीज की डिमांड करोगे ना? नेसेसिटी गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लग्जरी गुड्स की बात कर रहा हूं, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं। क्या आप उन गुड्स की डिमांड करोगे? नहीं करोगे, या कम कर दोगे। डिमांड कम कर दोगे तो सप्लायर को, उन गुड्स के सप्लायर को ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे, सो दैट डिमांड क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो आपने देखा कि कैसे इनकम टैक्स बढ़ने से कमोडिटी के प्राइस गिर जाते हैं। इसीलिए इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझ में आ गई बात? चलो बाकी
ज्यादा इलेबोरेशन करने के लिए आप लोग वो डिफरेंस वाली क्लास जरूर देखना। नेक्स्ट, इट फॉलोज रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट। नाउ रिग्रेसिव का मतलब है कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इनकम बढ़ गई, इनकम जिसकी ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम टैक्स भी कम। सही बात है सर? सर सही बात है, मैं समझ में आ गया। सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, मुकेश अंबानी जितना टैक्स पे करता होगा उतना तो मैं टैक्स नहीं पे कर रहा हूं। जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स पे कर रहा है। बट क्या जीएसटी में भी ऐसा होता है? नहीं बच्चों। अच्छा एक पॉइंट, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस का एग्जांपल लेके, तो अगर मैं कहूं कि जीएसटी में ऐसा होता है तो नहीं सर, जीएसटी में ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक एग्जांपल देके चलता हूं बच्चों को कि जीएसटी में ऐसा क्यों नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक स्टेशनरी शॉप पे एक कोई बहुत रिच पर्सन आता है, ठीक है, बहुत रिच पर्सन गाड़ी BMW कार से उतरता है, BMW कार से आता है और स्टेशनरी वाले के पास जाता है और कहता है मुझे एक पेन चाहिए। तो उसको पेन दिखाता है, वो पेन जो है वो एक्चुअल में 20 रुपीज़ का होता है, बट उसने देखा यार ये तो भाई साहब BMW वाला बंदा है, बहुत रिच पर्सन है, तो उसको 20 रुपीज़ का पेन का पता है कितना रेट बोलता है? कह रहा है सर 2000 रुपये। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा अगर दूसरा पॉइंट, अगर यही केस में अगर यहाँ पर अगर वो जो पर्सन है वो अमीर ना होता, अगर वो कोई रिक्शे वाला बंदा होता, कोई रिक्शे से उतरता है और आके आपसे वो पेन के बारे में पूछता है, स्टेशनरी वाले से पेन के बारे में पूछता है, सर मुझे वो पेन चाहिए। अब वही पेन एक्चुअल में 20 रुपये का है, बट उसको देख कर कहता है 2 रुपये। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जीएसटी विल रिमेन द सेम, यानी इनकम ज्यादा हो या कम, आप रिच हो या आप पुअर हो, टैक्स विल रिमेन द सेम, टैक्स में कोई फर्क नहीं आता है। इसीलिए हम इसको रिग्रेसिव बोलते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं। समझ में आ गई बात? तो रिग्रेसिव का प्रोग्रेसिव के ऑपोजिट होता है। प्रोग्रेसिव मतलब अमीर रिच पर्सन विल पे मोर टैक्स, और अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो वो टैक्स कम पे कर रहा होगा। समझ में आ गई बात? तो इसके अलावा सर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में और कुछ बताओ ना। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बोर्ड है, मतलब हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस के लिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं। बोर्ड जो तो देखो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा भी तो होना चाहिए, कोई पढ़े लिखे लोग भी तो होने चाहिए। सो अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कोई बोर्ड बनाया गया, गवर्नमेंट ने कोई बोर्ड बनाया है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? यस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पढ़ा लिखा बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बच्चों CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करता है हमारे देश के अंदर, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए कौन सा बोर्ड है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ रहा है बच्चों? तो दो अलग अलग बोर्ड्स हैं, वो इनकम टैक्स को मैनेज करते हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो सब चीज़ें ये निकालते हैं। सर नोटिफिकेशन सर्कुलर बता दो। नोटिफिकेशंस का मतलब होता है जब ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी अमेंडमेंट्स लेके आने होते हैं। देखो ये टेक्निकल बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये सब पार्ट्स पढ़े होंगे, बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो ये बात पता होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन एक अमेंडमेंट्स है। जब भी मुझे ड्यूरिंग द ईयर कुछ अमेंडमेंट्स लेके आना है तो वो मैं नोटिफिकेशन के थ्रू लाता हूं। हालांकि अमेंडमेंट लाने के लिए एवरी ईयर बजट आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, बट वो जो फाइनेंस एक्ट होता है वो उसके लिए 1 साल वेट करनी पड़ती है बच्चों। इसी रीजन से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ड्यूरिंग द ईयर नोटिफिकेशंस इशू करता है। ठीक है जी। और सर्कुलर क्या होता है सर? सर सर्कुलर होता है क्लैरिफिकेशन, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड, किसी सब सेक्शन से रिलेटेड या क्लॉज से रिलेटेड अगर उनको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो वो सर्कुलर के थ्रू देते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली 4 जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग फीचर्स में काउंट कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। अगर
क्वेश्चन आ जाए तो। और पॉइंट नंबर 5, सर इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स बता दो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स में मैं सबसे पहला एग्जांपल कौन सा लूंगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ में आ गया ना? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अलावा सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हो सकते हैं? वैट। सर वैट तो खत्म हो गया बेटा, मैं आपको बता दूं, वैट वैसे तो खत्म हो गया, यस वैट खत्म हो गया, बट वैट अभी भी 2 आइटम्स के ऊपर लगता है। कितनी आइटम्स के ऊपर? 2 आइटम्स के ऊपर वैट लगता है। वन इज पेट्रोलियम आइटम्स एंड सेकेंड इज एल्कोहलिक लिकर। वैट जो होता है ना, वैट वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और कलेक्शन भी कौन रखती है? स्टेट गवर्नमेंट रखती है। इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, क्या कौन रखता है क्या नहीं। जीएसटी, वैट, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, ये एक इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप एग्जांपल्स में सेंट्रल एक्साइज भी रख सकते हो, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज की भी अगर बात करें तो सेंट्रल एक्साइज भी कुछ प्रोडक्ट पे, यानी 2 प्रोडक्ट्स पे अभी भी जिंदा है सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये वो टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी इन सारे टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है आगे वाले बंदे पर, नेक्स्ट पार्टी पर। उनसे बोला जाता है कि आप पैसा दो टैक्स के साथ, और मैं वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा कराऊं। मैं अपनी जेब से दूंगा तो मेरा मार्जिन कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? अगर मेरा मार्जिन 1000 रुपए है और मैं 1000 रुपए कमाना चाहता हूं, तो 1000 रुपए कमाने के लिए जो ऊपर से टैक्स देना पड़ रहा है वो मैं दूंगा, तो फिर मैं कैसे कमाऊंगा? इसलिए 1000 रुपए के ऊपर जितना भी टैक्स होता है वो बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इट इज जीएसटी। जीएसटी में भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स हैं, समझ में आती है? तो एग्जैक्टली ऐसे ही किया जाता है वैट के अंदर, ऐसा ही किया जाता है कस्टम ड्यूटी के अंदर। कस्टम ड्यूटी समझते हो कब लगता है? आओ आओ सर, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बट पहले एक बारी 1-2 बातें फिर से देख लेते हैं। सर हमने अभी तक समझा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जहां पे टैक्स बर्डन क्या किया जाता है? शिफ्ट किया जाता है। सर ये कब लगता है ये आपने नहीं बताया। सर कब लगता है ये नहीं बताया। पता है कब लगता है ये नहीं बताया, उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। तो ये तो बता दो सर कि ये कब लगता है, जीएसटी कब लगता है, मतलब कौन सी सिचुएशन में लगता है? क्या सेल पे लगता है? सर आज हम लोग उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोगों को समझना है कि उसका टैक्सेबल इवेंट क्या है, मतलब क्या होता है सर टैक्सेबल इवेंट का। आओ, एन इवेंट or situation which gives rise to tax liability is called as taxable event। क्या मतलब? कह रहा कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाए, हम उसको टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। देखो छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड्स हैं, अब आप जीएसटी पढ़ रहे हो, बड़े बच्चे हो गए हो, छोटे थोड़ी ना रह गए हो, तो अब जो है आपको चीजें समझनी है। सर ये टैक्सेबल इवेंट क्या है? कह रहा है कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। सर कुछ एग्जांपल्स बताओ ना। आओ हम पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे वैट का टैक्सेबल इवेंट क्या है? वैट, अब वैट वैल्यू एडेड टैक्स खत्म हो चुका है, बट फिर भी 2 आइटम उसके ऊपर जिंदा है, तो मैं टैक्सेबल इवेंट का एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। वैट क्यों लगता है? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर। किस पर लगता है? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर। भाई मतलब तो पता होना चाहिए ना कि वैट क्यों लगता था। लगता था बोल देते, चलो ठीक है, आप खुश। वैट लगता था इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर, यानी जब भी कोई गुड्स विद इन द स्टेट बेचे जाते थे, यानी दिल्ली का ही सेलर, दिल्ली का ही बायर, तो ऐसे केस में वैट लगाया जाता था, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। बच्चों एक पहले के टाइम पर सीएसटी भी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल सेल्स टैक्स। आप लोग फुल फॉर्म लिखते जाओ भाई, मतलब तो सारे टैक्सेस के बताएंगे। और ये पता है कब लगता था? जब कोई इंटर स्टेट सेल करें, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। तो वैट लगता था जब कभी इंट्रा स्टेट सेल करे,
सीएसटी लगता था जब कभी इंटरस्टेट सेल करें। इंटरस्टेट सेल मतलब विद इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी अगर दिल्ली से सेलर हरियाणा में बेचता है तो सीएसटी लगाया जाता है बच्चों। इसके बाद सर और भी बताओ। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैं आपको बता रहा हूं कि किस रीजन की वजह से ये टैक्सेस लगते थे। ये है टैक्सेस, ठीक है, और ये है टैक्सेबल इवेंट। क्या है ये? टैक्सेबल इवेंट। तो ये इवेंट थे, इसकी वजह से ये टैक्सेस पे करने पड़ते थे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बता दो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारे देश में तब लगती थी जब आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करें। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, यानी इंडिया में अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं बच्चों, तो ऐसे केस में आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। मैं आपको बता देता हूं कि वैट जो है अभी भी पेट्रोलियम आइटम्स पे लग रहा है। कौन सी होती हैं वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी जीएसटी बहुत बड़ा है, अभी आप लोगों ने सिर्फ एक बेसिक क्लास लेनी है। तो पेट्रोलियम आइटम्स के अलावा सर और किस पर लगता है? एल्कोहलिक लिकर पे लगता है। अब अगर मैं अब की बात करूं, पहले तो सबके ऊपर, सारे गुड्स के ऊपर ही लगता था जो भी विद इन द स्टेट होते थे, ठीक है। अब जो है पेट्रोलियम आइटम्स और एल्कोहलिक लिकर पे लगता है। इसके अलावा सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, बिल्कुल लगता है सर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किन आइटम्स पे लगता है सर? एक तो लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम आइटम्स पर। अगेन सर पेट्रोलियम आइटम्स पे वैट भी लगा रहे हैं और सेंट्रल एक्साइज भी लगा रहे हैं। बेटा दोनों के पर्पस अलग अलग है ना। पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर वैट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंट्रास्टेट सेल हो रही है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, यानी पेट्रोल आइटम मैन्युफैक्चर हुई है। तो पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर एंड टोबैको आइटम्स, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये टोबैको आइटम्स के ऊपर भी क्या लगाई जा रही है? एक्साइज ड्यूटी। समझ में आ गई बात? और सेंट्रल वर्ड आ जाए ना, सेंट्रल, इसका मतलब समझ जाओ। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में हमेशा लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। लेवी, सर ये लेवी वर्ड बता दिया। सर ये लेवी का मतलब क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना। क्या करना? चार्ज करना। अगर मैं कहूं कि मैंने आपकी मैं कौन होता हूं लगाने वाला? गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लेवी करती है। समझ में आ गई बात? लेवी का मतलब है टैक्स लगाना, चार्ज करना। कुछ लोग लेवाए बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट इट डजंट मैटर्स। इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, ठीक है। कई लोगों की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो आप लोग लेवी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि मैंने लेवाई नहीं बोला या लेवी नहीं बोला। लेवी इज़ अ करेक्ट वर्ड, आप लोग लेवी बोल सकते हैं, ठीक है। लेवी का मतलब चार्ज करना होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। हमारे देश में अगर गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दी जाएगी। सर ठीक है सर, समझ में आ गया सर। कस्टम ड्यूटी, सर कस्टम ड्यूटी कब लगती है? कस्टम ड्यूटी लगती है जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट किए जाएं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी अगर मैं कोई दूसरे देश से इंडिया के अंदर गुड इंपोर्ट करता हूं या फिर इंडिया से कोई दूसरे देश में गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं, ऐसे केस में क्या दी जाएगी? कस्टम ड्यूटी बच्चों। समझ में आ गई बात? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। सर मेन वाली बात पे आ जाओ ना, मेन वाली आ जाओ बच्चों, मेन वाली बात की करते हैं। जीएसटी। ना जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? पता है क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप गुड्स को सप्लाई करते हो, सर वैट तो सेल पे लगता था, आपने कहा वैट खत्म हो गया, जीएसटी आ गया, हाँ, बट सप्लाई वर्ड बहुत ब्रॉडर है। सप्लाई के अंदर सेल भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, ट्रांसफर करना भी आता है, बार्टर सिस्टम भी आता है, सुना है ना बार्टर सिस्टम? लाइसेंसिंग, लीज, रेंटल पे देना, डिस्पोज ऑफ कर देना अगर गुड को, ये सारी बातें आती हैं। तो सप्लाई जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कोई ऐसा टैक्सेबल इवेंट डाल दें जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाए।
तो लोग टैक्स की इवेजन करने की कोशिश करते थे, बहुत सारे रीजन से, एक्सचेंज के अंदर से ट्रांसफर कर देते थे, गिफ्ट कर देते थे। तो वो कॉन्सेप्ट अब खत्म है भाई, क्योंकि उन चीजों पर भी अब क्या माना जाएगा, सप्लाई, और उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो अगर मैं बात करूं कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी बेटा बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। और जीएसटी की बात करें तो जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो ये वो बातें हैं, ये वो टैक्सेस हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि सर कौन से जो टैक्सेस हैं वो हमारे देश में चल रहे थे, ये टैक्सेस अभी तक चल रहे थे और अब वो खत्म हो गए। हाँ, मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहता हूं। पहले के टैक्सेस में, जैसे अगर मैं वैट की बात करूं और सीएसटी की बात करूं, तो मैं बात करना चाहता हूं सेल्स टैक्स की। बेसिकली सेल्स टैक्स जो होते थे वो पहले दो टाइप के होते थे। सेल्स टैक्स होते थे दो टाइप के, एक होता था वैट और एक होता था सीएसटी। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, और सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। मैं जीएसटी से आने की पहले की कहानी स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अभी इसके बारे में बताना है। वैट, सीएसटी। और वैट जो था ना बच्चों, वैट जो था वो कब लगता था पता है? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर। जबकि सीएसटी कब लगता था? इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर। यानी विद इन द स्टेट सेल करे तो वैट लगता था, आउटसाइड द स्टेट सेल करे तो सीएसटी लगता था। ठीक है जी सर। वैट जो था ना वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। मतलब आज भी पेट्रोलियम आइटम पे और अल्कोहलिक लिकर पे कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है तो इसका मतलब पता है क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी चलेगी। इसी रीजन से बच्चों हर स्टेट में टैक्स, इस वैट के रेट अलग अलग होते हैं। दिल्ली में अलग, हरियाणा में अलग, यूपी में अलग, पंजाब में अलग, हर स्टेट में वैट के रेट अलग अलग होते हैं क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इसके राइट्स होते थे, स्टेट गवर्नमेंट लेवी। और स्टेट गवर्नमेंट ही इसको कलेक्ट करती थी, यानी कलेक्शन का राइट भी किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। जब मैं बात करता हूं सेंट्रल सेल्स टैक्स की, तो यहां पर ना दो स्टेट्स के डिस्प्यूट्स हो सकते थे, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। कौन सी स्टेट सीएसटी कलेक्ट करेगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम बताएंगे आपको। यानी ये टैक्स जो था वो लेवी करने की राइट किसने रखा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में। हालांकि कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगा। तो आज से पहले ऐसा ही होता था। इनफैक्ट आज भी अगर पेट्रोलियम आइटम्स या लिकर की बात करें, इनकी इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो उस पर सीएसटी लगेगा। समझ में आ गई बात? नाउ अब यहां पे बात करें कि वैट और सेल्स टैक्स की, तो आप लोगों ने इतनी बात तो समझ ली सर, ठीक है। वैट और सीएसटी होता था और इसकी जगह पर अब क्या आ चुका है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और उसके भी अलग अलग टाइप्स आ गए, आप लोग जानते हैं, वो मैं बताता हूं। इसके अलावा सर सेंट्रल एक्साइज आप लोगों ने बताया, मैन्युफैक्चर। सर एक्साइज भी दो तरह के होते थे, यानी एक्साइज भी सर दो तरह के होते थे। हाँ, एक होता था सेंट्रल एक्साइज और एक होता था स्टेट, एक होता था नहीं, एक होता है स्टेट एक्साइज। ये जिंदा है, इस टैक्स को डिलीट नहीं किया गया। सेंट्रल एक्साइज भी मैन्युफैक्चर पे लगता था, ये भी मैन्युफैक्चर पे लगता था, दोनों पे मैन्युफैक्चर पे लगते थे। सर दो दो लगते थे? नहीं 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 नहीं, सेंट्रल एक्साइज लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, और वो कौन से गुड्स पे थी वो खास बात है। जबकि स्टेट एक्साइज की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, और वो कौन से गुड्स पे थी? सिर्फ 3-4 आइटम्स के ऊपर थी। एल्कोहलिक लिकर पर, नारकोटिक्स, ओपियम एंड इंडियन हेम्प। सर ये सारे नशीले पदार्थ जो है ना, जितने भी नशे वाले आइटम्स हैं, इन सब के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम लगाएंगे टैक्सेस। अब ये देखो, ये मैन्युफैक्चर करना गलत नहीं है, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चर करके बहुत सारे मेडिसिन और आइटम्स, बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जो कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में यूज़ होती हैं। तो इसी रीज़न से इनको बनाना, मैन्युफैक्चर करना गलत नहीं है। हाँ, इनकी रॉ ट्रेडिंग करना गलत है, इलीगल है।
ठीक है। बट एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक्स, ओपियम, इनका नाम आपने सुना होगा, चरस, गांजा, वीड वगैरह। ठीक है, हम लोगों को क्यों उस पूरे नशे वाले पॉइंट्स के ऊपर जाना है, बट इतना पता होना चाहिए कि इन आइटम्स के ऊपर स्टेट एक्साइज लगाया जाता है। स्टेट एक्साइज लगाया जाता है, इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। जबकि सेंट्रल एक्साइज की बात करें अगर दोस्तों, तो सेंट्रल एक्साइज जो था वो बाकी ऑल अदर आइटम्स के ऊपर लगता था। रेस्ट जो इससे अलावा थी वो सारी आइटम्स के ऊपर लगता था, और ये लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी। यानी पूरे देश भर में जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज होती थी, जहां जहां मैन्युफैक्चर होता था, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देनी होती थी। स्टेट लेवी का मतलब हो गया हर स्टेट के लिए अलग अलग आपको फैक्ट्री के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट पहले होता था, जबकि अब ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं बच्चों। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के अलावा कस्टम ड्यूटी की हमने बात करी, इसके अलावा हमने जीएसटी की बात करी। तो बच्चों अब हम जीएसटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि जीएसटी क्या जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, जीएसटी के क्या टाइप्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये हम लोगों ने डिस्कस किया, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका एग्जांपल देखिए, उसके बाद फीचर्स, इसके बाद टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, फिर से बोल दो एक बारी, एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। नाउ हमारे देश में कितने तरह के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं? हमारे देश में कितने तरह के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं? हमारे देश में 4 टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं। एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और लास्ट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमारे देश में 4 तरह के जीएसटी हैं बच्चों, 4 तरह के जीएसटी लगते हैं। एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी, एक है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी एसजीएसटी, एक है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि यूनियन टेरिटरीज में लगता है यूटीजीएसटी, और एक है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी आईजीएसटी। समझ में आ गया बच्चों? तो ये 4 तरह के जीएसटी है हमारे देश के अंदर। इसके अलावा एक कॉम्पेंसेशन सेस भी लगाया जाता है जीएसटी के एक्ट के अंदर, बट हाँ हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ 4 जीएसटी, ठीक है, जिसके अंदर सर ये कब कब लगते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, और ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है। ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है। ये टैक्स यूनियन टेरिटरी लगाती है और यूनियन टेरिटरी कलेक्ट करती है। और जो आईजीएसटी है बच्चों, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, बट जो कलेक्ट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके रेशियो में। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है और उसके बाद इनकी कैलकुलेशंस होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। एक्चुअली आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा कैसे। तो देखो जीएसटी कितने टाइप्स के हो गए? 4, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ सर ये जो जीएसटी है ये लगता कब है, इनका इवेंट क्या है? नाउ देखो अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज,
तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है बच्चों CGST एंड SGST। समझ में आता है? एक बात याद रखना, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स का रेट होगा वही टैक्स का रेट स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ये बात ऑलरेडी इन लोगों ने आपस में डिस्कस कर ली थी कि जब GST लेके आना था तो बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे थे कि सर GST आने से हमें बहुत नुकसान होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जितना हम कमाएंगे उतना तुम्हारा भी होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस बांट लिए। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है GST, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर मैं कहूँ इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट, जैसे हम लोगों ने वैट पढ़ा था बच्चों, इंट्रा यूटी सप्लाई, इंट्रा यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो इंट्रा यूटी पर लगता है CGST तो लगेगा ही लगेगा, इसके बाद लगेगा UT GST। तो यूनियन टेरिटरीज पे UT GST लगाया जाता है। और हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं बता दो, हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज थे, तो रिसेंटली ऐड हुए, तो टोटल कितने हो गए? 9 UTs। हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज थे, 2 रिसेंटली ऐड हो गए और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। नाउ 7 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी? दिल्ली, पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली और चंडीगढ़। हमारे देश में 7 यूटीज थे, ठीक है, और इन 7 यूटीज के ऊपर UT GST लगाने की बात हुई थी। बट एक्चुअल में क्या बोला गया कि वो यूटीज जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां पर ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहां पे अपने स्टेट के कानून बनाने की पावर उनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यानी उन लोगों को हम लोग वैसे तो UT GST ही बोलते, UT ही बोलते हैं, हम वैसे उनको UT ही बोलते हैं, बट उनके पास क्योंकि स्टेट की पावर्स है, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स है, स्टेट के कानून बनाने की क्षमता है, तो इसीलिए हम उनको जब टैक्स लगाएंगे तो हम SGST लगाते हैं, ना कि UT GST। आपके दिमाग में इसलिए ये बात आनी चाहिए क्योंकि आप लोग, बहुत सारे बच्चे दिल्ली में हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट में, और आपने देखा होगा कुछ बच्चे चंडीगढ़ से, कुछ UTs के हैं। जो UTs के हैं वहां पर UT GST लगना चाहिए। अगर दिल्ली के अगर आप हो तो ऐसे केस में क्या लगना चाहिए? UT GST लगना चाहिए। बट दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 ऐसे UTs हैं बच्चों, ये 2 ऐसे UTs हैं जो विद स्टेट लेजिस्लेचर्स। और क्योंकि ये दोनों विद स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, इसलिए इनके ऊपर CGST और SGST लगता है। समझ में आ गई बात? तो मैं यहां पर जब लिखता हूं ना इंट्रा UT सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं यहां लिख लेता हूं विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स। विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स, समझ में आ गई बात? विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स में CGST एंड UT GST लगाया जाता है। समझ में आ गई बात? नाउ अच्छा, अगर मैं दिल्ली की बात करूं और पुडुचेरी की बात करूं, तो दिल्ली और पुडुचेरी में CGST और SGST लगाया जाता है, हालांकि वो लोग UTs हैं। क्यों? क्योंकि वो विद स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। समझ में आ गई बात? चलो, इसके अलावा हाँ जी, तो 2 UTs रिसेंटली ऐड हुए। जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, और एक बना दिया लद्दाख रीजन। दोनों को यूनियन टेरिटरीज बनाया, यानी 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गए। तो बच्चों, मैं अब 2 स्टेट्स और 2 UTs और ऐड कर रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आप लोग जानते हैं, तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जब यूनियन टेरिटरीज आया, अब ऐसे केस में अगेन फिर ये बात थी कि क्या जम्मू एंड कश्मीर
के ऊपर जीएसटी लगाने की पावर उन्हीं के हाथ में होगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगी या यूनियन टेरिटरी, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। बट अगेन जम्मू एंड कश्मीर को पावर दी गई लेजिस्लेचर की, यानी वो विद स्टेट लेजिस्लेचर है, विद स्टेट लेजिस्लेचर। और जो लद्दाख रीजन है वो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है। यानी अब अगर हम बात करें ओवरऑल जीएसटी के पर्पस के लिए, तो लेजिस्लेचर्स जो पावर थी स्टेट गवर्नमेंट की पावर की टैक्सेस खुद बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं वो अपने, वो पावर्स अब 3 यूटीज को दी गई है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। याद रहेगा बच्चों, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जबकि बाकी यूनियन टेरिटरीज के पास वो पावर नहीं है, यानी अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ और इसके बाद अब एक रिसेंटली एडेड लद्दाख रीजन। नाउ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर मैं बात करूं खासकर, तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी इससे रिलेटेड कि जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, क्योंकि अभी तक सीजीएसटी एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं आई है कि उन्होंने वो पॉइंट को हटा दिया। क्योंकि जीएसटी जब आया था तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ था सीजीएसटी एक्ट में, आज तक उसको अभी तक चेंज नहीं किया। तो अब अगर वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो जो स्टेट एसजीएसटी का कानून है वो वहाँ पे बन जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का जीएसटी एक्ट बन जाएगा। हालांकि हमें याद करने चाहिए, अब याद कर लेने चाहिए 9 यूटीज, ठीक है, 9 यूटीज हैं। उस 9 यूटीज के हिसाब से अगर मैं याद करूं तो 3 यूटीज ऐसे हैं जो विद स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं और बाकी के 6 यूटीज ऐसे हैं जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। यानी अगर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या पुडुचेरी में अगर कोई गुड्स बिकते हैं, वहीं के ही गुड्स वहीं पे बिकते हैं, तो ऐसे केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और बाकी अगर यूटीज में बिकते हैं तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा सर आईजीएसटी कब लगता है? सर ये भी बता दो। आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट ऑब्लिक यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूटी, एक यूटी से दूसरे यूटी, एक यूटी से दूसरे स्टेट, या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इन सारे केसेस में क्या लगाया जाता है? आईजीएसटी, आईजीएसटी। एंड आईजीएसटी इट इज a combination of CGST and SGST। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा, उसका डबल होता है आईजीएसटी। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का रेट है 9% किसी पर्टिकुलर गुड पर, जब इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो 9 और 9 18% हो जाता है दोस्तों। समझ में आ गई बात? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन इज आईजीएसटी। और आईजीएसटी कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा, या एक स्टेट से दूसरे यूटी में बेचा, एक यूटी से दूसरे यूटी में बेचा, या एक यूटी से दूसरे स्टेट में बेचा, या फिर बेचा इंपोर्ट किया। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया, ऐसे केस में आईजीएसटी लगता है। समझ में आ गई बात? एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट में जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया नहीं है। इज दैट क्लियर? और जीएसटी जो है वो आप जहां पर डेस्टिनेशन है वहां पर टैक्स जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया में टैक्स जाता है। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कहां पे कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे कि हम लोग ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि सर इसके आर्टिकल की संविधान में कहाँ से पावर मिली, तो वो सब बातें डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कहाँ से पावर मिली, वो सब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जीएसटी के बारे में एक ब्रीफ बता दिया कि जीएसटी है क्या चीज़। फिर इसके बाद जीएसटी के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं जो आप लोगों ने सुना है, और इसके अलावा जीएसटी के जो है जीएसटी आया क्यों, मैं आप वो बताने जा रहा हूँ जीएसटी आया क्यों। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो क्या है। और उसके लिए पहले आपको सेल्स टैक्स समझना पड़ेगा। सेल्स टैक्स समझना पड़ेगा कि सेल्स टैक्स हमारे देश में क्यों लगता है। ना देखो, सेल्स टैक्स हमारे देश में लगता था एक टाइम पर, आज से 2004 से पहले
2004 में वैट आया था बच्चों, 2004 में आया था, 2005 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो 2004 में वैट आया था, इससे पहले सेल्स टैक्स लगता था। और सेल्स टैक्स पे भी कई वैरायटीज़ होती थी, एक होता था लास्ट पॉइंट टैक्स, एक होता था फर्स्ट पॉइंट टैक्स, और एक होता था सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स। तो जनरल सेल्स टैक्स जो था वो हर तरह की सेल वैल्यू पे लगता था। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी, ये देखो, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये एक होलसेलर है बच्चों, ये एक रिटेलर है, और ये एक रोता हुआ कंज्यूमर है। समझ में आ गया? तो क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं वैट आने से पहले क्या होता था, तो वो ये कुछ इस तरीके से, देखो ये जो डीलिंग्स चल रही हैं वो इसी तरीके से चलती हैं। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर ने, मान लेते हैं 100 रुपये का गुड, 100 रुपये कम हो गया, 1000 रुपये कर देते हैं, 1000 रुपये के गुड का वैल्यू होलसेलर को बेचा, होलसेलर को बोला कि 1000 रुपये देने हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर ने सेल्स टैक्स लगा दिया बच्चों। मान के चलते हैं सेल्स टैक्स का रेट 10% है, ठीक है, सेल्स टैक्स का रेट 10% है। तो ऑब्वियसली सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था। तो गवर्नमेंट कहती थी कि ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने सेल्स टैक्स पे करना है, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर से 10% ले लेगा, यानी 100 रुपये। तो होलसेलर से वो कितने रुपये लेगा? 1100 रुपीज़। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को 1100 रुपीज़ दे देता था, और ये मैन्युफैक्चरर 100 रुपये किसको दे देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। बात समझ में आती है? अब क्या होगा, होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बताओ? होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस बढ़ गई 1100 रुपये, है ना। होलसेलर के लिए कॉस्ट पड़ गई 1100 रुपये, जिसके ऊपर वो फिर से अपना मार्जिन, बेटा होलसेलर पैसे कमाएगा नहीं कमाएगा? कमाएगा सर, मार्जिन कमाएगा। मार्जिन मान लो 400 रुपये कमा लेता है, तो 1500 रुपये का उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, जिसके ऊपर वो आगे क्या चार्ज करेगा? सेल्स टैक्स। कितना? 10%। तो 10% के हिसाब से ये बन गया 150। तो रिटेलर को कितने रुपए देने हैं? 1650। रिटेलर होलसेलर को 1650 रुपीज़ देगा, और होलसेलर गवर्नमेंट को 150 रुपीज़ दे देगा। समझ में आ गई बात? अब क्या होगा, रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स बेचेगा। अल्टीमेटली कंज्यूमर को कॉस्ट कितने की पड़ गई? नहीं, रिटेलर को कॉस्ट कितने की पड़ गई? भाई ये सारा टैक्स पे करके प्राइस उसको 1650 का पड़ा ना, तो 1650, और प्लस यहाँ पर रिटेलर भी अपना मार्जिन ऐड करेगा। मार्जिन ऐड नहीं करेगा तो कमाएगा क्या? 350 रुपीज़ का मान लेते हैं मार्जिन, और प्राइस बन गया 2000 रुपये, और 2000 रुपये के ऊपर उसने सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया एट द रेट ऑफ 10%, विच इज इक्वल टू 200। टोटल वैल्यू हो गई बच्चों 2200 रुपये। कंज्यूमर रिटेलर को कितने रुपए पे करेगा पता है? 2200 रुपये। कंज्यूमर रिटेलर को 2200 रुपये पे करेगा, जिसमें से रिटेलर 200 रुपये गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब आप एक बात को ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है। ये सेल्स टैक्स फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जनरल सेल्स टैक्स है, जो पहले होता था। जनरल सेल्स टैक्स भी होता था, कुछ गुड्स के ऊपर फर्स्ट पॉइंट होता था, कुछ लास्ट पॉइंट होता था। अब ये जो है, इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट के पास जो कलेक्शन पहुंच रही है वो कितनी पहुंच रही है? फर्स्ट स्टेज पर यानी मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये लिए, होलसेलर से 150 रुपये लिए, 150 रुपीज़ लिए, रिटेलर से 200 रुपीज़ लिए, यानी टोटल में अगर देखा जाए तो 450 रुपीज़ ले लिए टैक्सेस। भाई साहब, 1000 रुपये की आइटम है और 450 रुपये का टैक्स ले रहे हो आप। बहुत दिक्कत वाली बात है। अच्छा, इन टैक्सेस के अंदर खास बात बताए क्या है कि जैसे जैसे ये टैक्सेस जैसे जैसे जो चेन है वो बढ़ती जाती है, चेन चेंज होती आगे बढ़ती जाती है, तो टैक्सेस अगले लेवल पे और बढ़ जाता है। देखो, पहले स्टेज में मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 100 रुपये मांगे थे टैक्स, होलसेलर ने रिटेलर से 150 मांगे, रिटेलर ने कंज्यूमर से 200 रुपये मांगे, है ना। अब आप देख रहे हो हर बार रेट ऑफ टैक्स चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टैक्स का रेट वही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है। कंज्यूमर, अगर मान लो ये कंज्यूमर ना होता, ये भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे कंज्यूमर को बेचता, तो ऐसे केस में ये टैक्स का रेट और अमाउंट और बढ़ जाता। आप फर्क समझ रहे हो ऐसा दिक्कत क्यों हो रही है? इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। दोस्तों, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगा देने को कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 100 रुपये है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर 100 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
यार इस 1500 में भी 100 रुपये इंक्लूडेड है, उस 100 रुपये के ऊपर भी आप सेल्स टैक्स लगा रहे हो। अरे भाई ये कौन सा तरीका है, टैक्स के ऊपर भी तुम टैक्स लगाते जाओगे। सर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने को हम कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस बोलते थे, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स ऑन टैक्स। और ये जो इफेक्ट बढ़ रहा है ना, ये जो हर बार टैक्स बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा होता तो और बढ़ जाता और बढ़ जाता, इस तरीके से अगर चेन जितनी लंबी होती है टैक्सेस और ज़्यादा होते रहते है ना। उसको बोलते हैं स्नो बॉलिंग इफेक्ट। स्नो बॉल होता है ना, ऊपर से पहाड़ से अगर स्नो बॉल फेंका जाए तो नीचे आते 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 बड़ा हो जाता है, रोल करते करते बड़ा हो जाता है, स्नो बॉलिंग इफेक्ट कहते हैं ना। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस समझ में आ गया बच्चों, इसी को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स ना। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए उस टाइम पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि भाई साहब वैट लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? वैट, कोई एक ऐसा टैक्स जो इस कास्केडिंग को खत्म कर दे। इज दैट क्लियर? तो उस टाइम पर 2004 का वो ईयर है जिस टाइम पर वैट की बात की गई कि वैट लेके आना चाहिए, अदरवाइज हमारे कंज्यूमर्स तो बेचारे रो पड़ेंगे। और वो एक्चुअल में रो रहे हैं, देखो रो रहे हैं ना। तो कंज्यूमर इस वक्त रोने वाली पोजीशन पे, इनको खुश करना है तो वैट ले आते हैं। चलो वैट समझते हैं बच्चों, वैट में क्या हुआ। वैट का रेट मान लेते हैं 10% ही सेम मान के चल रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे इंट्रा स्टेट सेल ही हो रहा है। सो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स बेचता है, होलसेलर रिटेलर को गुड्स बेचता है, और रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स बेचता है। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। ये बात मैंने ऊपर वाले पॉइंट को ही कॉपी कर लिया। मैं सारे प्राइजेस भी कॉपी कर रहा हूं। वैल्यू थी, मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपये का होलसेलर को बेचा, इसके ऊपर वो क्या लगाएगा? विद इन द स्टेट, मैं मान के चल रहा हूँ सारे विद इन द स्टेट हो रहे हैं। वैट का रेट है 10%, 100 रुपये, प्राइस कितना हो गया? 1100। अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए दे दिए? 1100 रुपये दे दिए। अब 1100 रुपये देने के बाद मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये किसको दे दिए? गवर्नमेंट को पे कर दिए। आप लोग जानते हैं कि वैट एक स्टेट लेवी होता था, यानी वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी। कोई कंफ्यूजन की मतलब ही नहीं बनता। ठीक है जी। अब होलसेलर को गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी वैट के अंदर। क्या फैसिलिटी सर? वैट के अंदर ये फैसिलिटी दी कि तू एक काम कर, जो तू 100 रुपये देता था ना, उसका तू ले ले क्रेडिट। क्या ले ले? क्रेडिट। हम उसको बोलते हैं ITC, इनपुट्स टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रही है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ले। अच्छा सर इससे क्या होगा? सर इससे ये होगा कि होलसेलर को फायदा हो जाएगा 100 रुपये का। मतलब सर वो जो 100 रुपये होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिए थे ना, वो 100 रुपये वो उसका एक तरह से एसेट है, यानी उसको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? जो भी जब वो टैक्सेस पे करेगा ना गवर्नमेंट को, उसमें से वो 100 रुपये एडजस्ट करवा देगा। मतलब मान लो उसके 250 रुपये का टैक्स बन रहा है, 250 रुपीज़ का, 100 रुपये उसमें से एडजस्ट करके सिर्फ गवर्नमेंट को कितने रुपए पे करेगा? 150 रुपीज़। इज दैट क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आया। देखो अब अगर मैं इस सिचुएशन में बोलूँ ये 1100 रुपये तक का, 1100 रुपये का प्राइस है, बट इसको कॉस्ट कितने की पड़ी होलसेलर को पता है? 1000 रुपये की, 1000। क्यों? सवाल होता है क्यों सर? वहां पर आपने ऊपर वाले पॉइंट में तो 1100 रुपये लिखा था, ये देखो, और यहां पर 1000 क्यों? इसका रीजन है कि 1000 रुपये इसलिए क्योंकि 100 रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी मिल रही है कि जो तूने 100 रुपये दिए हैं ना, वो तेरे हैं, तेरी अमानत है, तेरे को मिलेंगे, तो चिंता ना कर। वो बंदा समझा नहीं, उसने कहा ठीक है मैं मान के चलता हूँ। तो फिर कॉस्ट कितनी बनाई उसने? 1000 रुपये। 1000 रुपये के अंदर वो अपना मार्जिन ऐड करेगा बच्चों, और मान लेते हैं मार्जिन जो है वो 400 रुपये, वही सेम मान के चलते हैं। प्राइस 1400 रुपीज़, और फिर विद इन द स्टेट बेचने पर क्या लगाया गया? वैट, 140 रुपीज़ का वैट, तो टोटल हो गया 1540। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हो गई, और 400 रुपीज़ का मार्जिन था ना, तो 1540। अब रिटेलर ने होलसेलर को कितने रुपए देने हैं? रिटेलर ने होलसेलर को देने हैं 1540, इसमें से होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना पे करना है, जैसे उसमें पे किया था। अब यहाँ पर वैट की जो कलेक्शन हुई है होलसेलर को,
वो कितने रुपए की हुई है? 140 रुपीज़ की। सर 140 रुपीज़ की हुई है? हाँ हाँ 140 रुपीज़ की हुई है, ये देखो। यानी रिटेलर ने होलसेलर को 140 रुपीज़ दिए। उसमें से होलसेलर कहेगा सर मैंने तो ऑलरेडी 100 रुपये दे दिए ना, तो मैं कितने दूंगा? 100 रुपये तो तुमने दे दिए, तो वो कहेगा मैं सिर्फ 40 रुपये दूंगा गवर्नमेंट को। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ 40 रुपये दूंगा, 40 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं दूंगा गवर्नमेंट को। अब बताओ बात समझ में आती है? क्योंकि वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब तो समझ लो। अरे भाई उसका मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन पे टैक्स। सर कितनी वैल्यू ऐड की थी मुझे बता दो? 400 रुपये। होलसेलर ने अपने प्रॉफिट कितना ऐड किया था? 400 रुपये। अपनी तरफ से जो भी उसने वैल्यू ऐड करी, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, वो 400 रुपये के ऊपर वैट का रेट 10% विच इज 40 रुपीज़। बच्चों 40 रुपीज़ ही तो बनता था गवर्नमेंट को देना। ये तो सेल्स टैक्स में तो भाई साहब बिजनेस हो रहा था गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो रहा था। गवर्नमेंट भाई साहब कितना टैक्स ले रही थी? 150। वाह 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 वाह। पता है 150 कैसे ले रही थी? 100 रुपये तो वो पिछले वाला फिर से ले रही थी। कौन सा पिछले वाला? ये वाला। और 10 रुपये इसी के ऊपर 10%। मतलब एक तो 100 रुपये ले रहे हो, ऊपर से टैक्स पे टैक्स ले रहे हो वो अलग। 100 रुपये पहले ले चुके हो, दोबारा ले रहे हो 100 रुपये। अब तुम देखो 100 रुपये जो है ना वो इधर भी है, इधर भी है, और इस वाले टैक्स में भी है। गलत हो रहा था भाई, बहुत जबरदस्त गलत हो रहा था। गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने अपनी गलती मानी और गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वैट कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं जो फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था आज से बहुत पहले। तो फ्रांस बहुत ही भाई साहब टैक्सेस के मामले में फ्रांस का बहुत नाम रहा है, क्योंकि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिस जो वैट भी सबसे पहले लेके आया था, और इनफैक्ट अपने देश में जीएसटी लेके आने वाला भी वो पहली कंट्री थी। तो फ्रांस ने वैट कॉन्सेप्ट जब बनाया था तो हमारे देश ने उसके अंदर एडिटिंग करके कुछ एडिशंस डिलीशंस करके वैट हमारे देश में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और काफ़ी फायदेमंद था। देखो ध्यान से, अब आगे क्या हुआ? रिटेलर को कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ेगी बताओ? रिटेलर को पड़ेगी 140 रुपीज़ का। रिटेलर को अगेन क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने बताया क्रेडिट का क्या मकसद है, आप समझ रहे हो? उसको बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट मिलेगा तो रिटेलर खुश। रिटेलर ने कहा ठीक है सर, फिर मेरे को कितने का पड़ा? 1400 रुपये का पड़ा। जब मुझे 140 रुपये का बेनिफिट मिल ही जाएगा तो प्लस मार्जिन, मार्जिन ऐड कर देते हैं बच्चों। मार्जिन 350 रुपये ऐड किया था ना मैंने ऊपर वाले में, 1750 हो गया। अब 1750 के ऊपर फिर से वैट 175, जो कि आ गया विच इज इक्वल टू 1925। अब कंज्यूमर ने 1925 रुपीज देने हैं रिटेलर को। कितने रुपीज देने हैं? 1925 देने हैं। ओके सर। अच्छा वैट कितना देना है? वैट कलेक्शन, वैट कलेक्शन रिटेलर की कितनी बनेगी? 175। इसमें से वो ऑटोमेटिकली पहले तो क्रेडिट लेगा, क्रेडिट लिया हुआ था ना इसने इस वाले अमाउंट का 140 का जो वो दे चुका है, तो वो कह रहा है मैं दोबारा क्यों दूं? 140 कर देगा एडजस्ट। पता है गवर्नमेंट को कितना रुपए देगा? सिर्फ 35 रुपीज़। सिर्फ 35 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को पे करेगा। और 35 रुपीज़ कैसे बना? वैल्यू एडिशन पे टैक्स। बच्चों वैल्यू एडिशन थी 350 रुपीज़, उसका 10% इज 35 रुपीज़ टू द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वैट बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान और लॉजिकल कॉन्सेप्ट था। जो पहले था वो बिजनेस था, वो गवर्नमेंट कर रही थी बस इकट्ठा करने के लिए। अब देखो गवर्नमेंट 450 रुपये टैक्स कलेक्ट कर चुकी थी पिछले वाले, अगर मैं मेथड की बात करूं तो 450 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट कर रही थी। अब देखो है ना, और यहाँ पर गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा बच्चों 100 प्लस गवर्नमेंट को यहाँ पे 40 प्लस गवर्नमेंट को यहाँ पर 35, तो टोटल गवर्नमेंट को यहाँ पे कितना मिला? 175। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोना स्टार्ट। अरे भाई वहाँ पे तो हमें इतना रेवेन्यू मिलता था एक पर्टिकुलर गुड पर, और यहाँ पर तो कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा, तो हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे खर्चे बंद चुके हैं, खर्चे फिक्स हो चुके हैं, हमारी एकदम से इनकम्स कम हो गई, तो भाई कैसे काम चलेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं कि कुछ आइटम्स के ऊपर वैट के रेट चेंज कर देते हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ आइटम्स के ऊपर वैट के रेट, जैसे लग्जरी आइटम्स हैं, नेगेटिव आइटम्स हैं, उनके ऊपर रेट ज़्यादा कर दिए, डबल कर दिए। ठीक है, उस टाइम पर उसको बोला जाता था रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। क्या बोला जाता था? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू को न्यूट्रलाइज करना है। सेल्स टैक्स में जितना कमाते थे उतना ही वैट में हम कमा सकें, इसलिए रेवेन्यू को न्यूट्रल करने के लिए आरएनआर रेट निकाला गया था। समझ में आता है बच्चों? तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाला गया था, बट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 20%, 25% वो कम पड़ता था, तो लोगों ने अपने हिसाब से रेट को चेंज करना पड़ गया, क्योंकि
अगेन स्टेट पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टैक्सेस को जो है लगाता था, रेट लगाता था, जिसकी वजह से हर स्टेट में उन गुड्स के प्राइसेस अलग अलग होते थे। वैट बंद होने का कारण क्या है, वैट में क्या कमी थी? ना वैट में क्या कमी थी, मैं उसके साथ आपको जीएसटी की फायदे दिखाऊंगा। वैट में क्या कमी थी, आओ बच्चों देखें वैट में क्या कमी थी। तो आप लोगों ने देखा ना, कैस्केडिंग खत्म हो गई बच्चों, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। वैट ने काफ़ी फायदा करवाया है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो काफ़ी फायदा हुआ। कंज्यूमर को कितने रुपए का प्राइस पड़ रहा है? 1925, और वहाँ कितने का पड़ रहा है? 2200। बड़ा फर्क पड़ा है भाई, बहुत ही फर्क पड़ा है, कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा खुश है। बट मैं आपको बता दूं कि एक और चीज़ हुई, यानी जीएसटी आया, तो उससे क्या एडवांटेज हुआ, आओ देखें। सर जीएसटी के बारे में बताओ, आओ बच्चों जीएसटी के बारे में देखते हैं ना। जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और मान के चलते हैं जीएसटी का रेट भी बच्चों 10% है। आप लोग याद रखेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगता है सीजीएसटी, और क्या लगता है? एसजीएसटी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अब वैट के बाद जीएसटी में ऐसा क्या चेंज आया, जीएसटी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप गवर्नमेंट को लगा कि भैया जीएसटी आना चाहिए और वैट को ख़त्म कर देना चाहिए। तो पहला रेफरेंस तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वैट के अंदर गुड्स के ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है, गुड्स की इंट्रा स्टेट सेल पर, जबकि जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है। एक और चीज़ बहुत खास है जीएसटी के अंदर, कि जीएसटी जो लगता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। यानी अगर मैं बात करूं इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कंट्रोल रखा है, और इंटर स्टेट सप्लाई पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कंट्रोल रखा है। तो इस रीज़न से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना कि कौन से गुड्स पे टैक्स लगाने हैं और कौन से गुड्स पे नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख लिया। हाँ, आगे टैक्सेस के जो रेट्स होंगे वो डिसाइड कर दिए गए हैं कि हाँ इन गुड्स पे ये रेट्स रखने हैं, इन गुड्स पे ये रेट रखने हैं, और वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं। तो जीएसटी में सर ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं एक दो बातें, तो पहले तो वो बात क्लियर करता हूँ कि एक्चुअल में जीएसटी पर इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर हो तो कैसे होगा, ठीक है। पहले तो ये बात देख लेते हैं कि जीएसटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। सर अगर यही बात करता हूँ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और लास्ट कंज्यूमर, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड बेचा, कितने रुपए का? वैल्यू थी 1000 रुपये की। मान के चलते हैं कि सारे के सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इसीलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो वैल्यू के ऊपर सीजीएसटी लगा 10% की जगह लगेगा 5%, आधा आधा हो जाएगा ना। तो मान के चलते हैं 50, और एसजीएसटी लगा 50 रुपये, टोटल 1100। तो होलसेलर इसको 1100 रुपये देगा, और मैन्युफैक्चरर 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा और 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है जी। तो सर पहले वाले सिचुएशन में अगर ऊपर से वैट के कंपैरिजन में देखें तो कोई खास फर्क नहीं आया। आगे होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स बेचे, और वैल्यू जो उसकी कॉस्ट प्राइस उसकी पड़ी। अब देखो आईटीसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, वैट के अंदर वो आईटीसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वैट वाले कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखा, आईटीसी नहीं छोड़ना हमें। तो आईटीसी का कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, यानी जीएसटी भी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जी हाँ, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी लगता है। समझ में आ गई बात ना। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं इस गुड की, मान क्यों ने ये ले लेते हैं 1000 रुपये, क्योंकि अगेन 50 रुपये का सीजीएसटी और 50 रुपये का एसजीएसटी, इन दोनों का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है जी, ये क्रेडिट्स मिल चुके हैं। अब क्या होगा? मार्जिन ऐड किया जाएगा, मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन है 500 रुपये, सॉरी 500 है, 400 रखा था ना, 400 रुपीज़, 1400 रुपीज़, प्लस हम लोग चार्ज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी।
तो 1400 के ऊपर 5% 70 और 70 यानी टोटल हो गया 1540। सर रिटेलर ने कितने रुपए होलसेलर को दिए? 1540, जिसमें से CGST कितना है? 70 और SGST कितना है? अगेन 70। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रुपए देना था? 70 देना था, जिसमें से 50 रुपीज वो पुराने वाले एडजस्ट कर देगा, तो गवर्नमेंट को कितना देगा? होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा? 30 रुपए। कैसे आया सर? 70 रुपए 70 माइनस 50 यानी 20। SGST 70 माइनस 50 यानी 20। 20 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे और 20 रुपीज ही स्टेट गवर्नमेंट को पास जाएंगे। समझ में आती है बात? ठीक इसी तरीके से रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स बेचता है। रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स बेचता है तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस रिटेलर को कितने रुपए की पड़ेगी? 1400 रुपए की पड़ेगी। अगेन CGST और SGST का वो क्रेडिट ले लेगा, ये क्रेडिट मिल जाएगा, CGST क्रेडिट और SGST क्रेडिट कितने रुपए का? 70 रुपीज का। ठीक है, और अपना मार्जिन ऐड करेगा रिटेलर 350 रुपीज और प्राइस हो गया 1750 और आगे फिर से टैक्स लग जाएगा CGST और SGST। इज दैट क्लियर बच्चों? सो 1750 इस पर 5% लगाएं तो 87.5 और 87.5, 1750 प्लस 87.5 1925। तो कंज्यूमर को कितने का पड़ा गुड? 1925। मुझे बता दो सर ऐसा क्या चेंज कर दिया इन्होंने? सर ये तो वही चीज आ गई 1925। तो वैट के बाद GST का इतना बोलबाला क्यों था कि GST आया भाई, GST आया, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। वो मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत करो, जरूर आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सही बात आ रही है। CGST की बात करें तो 87.5 रिटेलर कंज्यूमर से लेगा, SGST 87.5 कंज्यूमर से लेगा और इसमें से वो ये क्रेडिट को हटा देगा और गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? CGST 17.5 और SGST 17.5 यानी टोटल 35 रुपीज। GST भी एक वैल्यू एडिशन टैक्स है दोस्तों, जहां पर आप जैसे 40 रुपए की बात कर रहे हो तो 40 रुपए क्यों आया? क्योंकि 400 रुपए का 10% इज 40। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से यहां पर कितना दिया था? 17.5 और 17.5 35, 350 350 रुपीज पर 10% इज 35 रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने वैट में किया था। वैट और भी ज्यादा आसान था क्योंकि वैट वैल्यू एडिशन टैक्स था ना, तो जितनी वैल्यू एडिशन करते थे उतनी ऊपर वैट लगा दिया जाता था। 1000 प्लस 400 प्लस 350 यानी टोटल 1750। 1750 के ऊपर 10% 175 विच इज 1925। इस तरीके से अगर मैं इस बात करूं GST की, तो GST में सिर्फ फर्क ये आ जाता है कि वहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का हक था, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले 1000 रुपये, फिर वैल्यू ऐड करा 400 रुपये, फिर वैल्यू ऐड किया 350 यानी टोटल 1750, जिसमें अगर मैं 5% के हिसाब से देखूं तो 1750 का 5% आता है 87.5 और 87.5 विच इज इक्वल टू 1925। टोटल प्राइस 1925 है जो कि यहां पर दिया हुआ है। अभी 87.5 कैसे बन रहा है ये देखो, 50 रुपीज CGST यहां आ गया, 20 रुपीज यहां आ गया, 70 और 17.5 यहां आ गया। ये 17.5, ये 20 रुपीज और ये 50 रुपीज। ये 50 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है ना, तो ये 50, 20 और 17.5 विच विल मेक इक्वल टू 87.5। 87.5 कंज्यूमर ने दिए, 87.5 CGST दिया, 87.5 SGST दिया। समझ में आया? टैक्सेस में अगर आप कह रहे हो कि कोई फर्क आ रहा है, नहीं फर्क आ रहा। वैल्यू ऑफ गुड में कोई फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। सर फिर फर्क क्या आया, क्यों आया GST? आओ देखता हूं, मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल देके। अब एक बात तो समझ लो कि GST में स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है? आप गलत बोल रहे हो बेटा, स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा। सर कैसे कह सकते हो आप स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा? इसलिए अब पहले की बात करें तो वैट में देखो पूरा अमाउंट था, सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। यहाँ पे आप बात सही कह रहे हो, और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर आधा मिल रहा है, तो ऐसे देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। बट क्या स्टेट गवर्नमेंट बेवकूफ़ है? नहीं,
स्टेट गवर्नमेंट ने भी तो सोचा होगा कि सर यहाँ पे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसी रीजन से बच्चों स्टेट गवर्नमेंट ने ये बात कही कि ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गुड्स के ऊपर आधा आधा हो रहा है ऐसे सर्विसेज पे भी आधा आधा होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें सर्विस टैक्स की बच्चों, सर्विस टैक्स पहले सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। अब सर्विस टैक्स में भी हिस्से हो रहे हैं, यानी वो भी हिस्सा सेंट्रल और स्टेट को जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर गुड्स का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है तो सर्विसेज का हिस्सा भी तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिला है। तो ऐसे अगर हम कंपेयर करें तो बेटा मैं ये नहीं कहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ है। चलो ये तो रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम ना, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा अगर तुम्हें तब भी कोई नुकसान हो जाता है पिछले टैक्सेस के कंपैरिजन में, तो आप क्या करना, आप एक कॉम्पेंसेशन सेस लगा देना। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस कहते हैं उसको, कुछ नेगेटिव आइटम्स के ऊपर, ताकि आपकी कलेक्शन उतनी हो जाए जितनी पहले थी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टैक्स हो जाएगा। ठीक है, वो एक पावर दे दी उनको। आगे बात करते हैं ना, ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। सर कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ है? सर कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे को कंज्यूमर का तो कोई फायदा दिखा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर का कोई फायदा नहीं दिखा, बट कंज्यूमर का एक्चुअल में थोड़ा सा फायदा है, बट वो फायदा डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर। क्या वो बिजनेसमैन वो एडवांटेज दे रहे हैं? आओ समझते हैं बच्चों, पहले बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब हम एक पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं मैं किससे कंपेयर करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एक कोचिंग सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, एक कोचिंग सेंटर की बात करते हैं। ये देखो, ये है एक कोचिंग सेंटर। ठीक है, इसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विस। सर्विस के ऊपर क्या लगता था बच्चों? सर्विस टैक्स। तो एक बच्चा आता है, एक स्टूडेंट आता है, वो स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे ये कोई सब्जेक्ट क्लास 12th पढ़ना है मान लो, और उसकी फीस 10,000 रुपीज़ रखी हुई है। कितनी रखी हुई है? 10,000 रुपीज़ की फीस रखी हुई है। अच्छा, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मैंने कुछ इनपुट्स भी तो लेने पड़ेंगे, मुझे कुछ सामान लेके आना पड़ेगा। मुझे क्या लेनी होंगी? मुझे उस बच्चे के लिए बुक्स परचेज करनी होंगी, मुझे उस बच्चे के लिए स्टेशनरी खरीदना होगा, स्टेशनरी आइटम। ठीक है, जो मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मेरे को स्टेशनरी आइटम मुझे चाहिए, तो मेरे लिए भी कुछ कॉस्ट है बच्चों। उन बुक्स पर, मान लो बुक्स की कीमत 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये के ऊपर क्या लगा? वैट लगा। सर क्या बात कर रहे हो? अरे पहले के टाइम पर जीएसटी नहीं होता था तो क्या लगता था? वैट लगता था ना। तो 1,000 रुपये के ऊपर वैट लगा। वैट का रेट मान लेते हैं 20% है। ठीक है, तो कितना हो गया? 200। तो गुड बुक्स पड़ती थी 1,200 रुपये की। स्टेशनरी आइटम मान लेते हैं 1,000 रुपये की स्टेशनरी आइटम भी है, और 1,000 रुपये की स्टेशनरी आइटम, उसके ऊपर स्टेशनरी आइटम पर भी वैट लगा, जो कि सेम मान के चलते हैं अभी 200 रुपये। तो ये पर यहाँ पर भी 20% के हिसाब से ये 1,200 रुपये का स्टेशनरी आइटम पड़ गई। टोटल कॉस्टिंग गुड्स को, कॉस्टिंग कोचिंग सेंटर की कॉस्टिंग कितने की पड़ी? 2,400 रुपये की। बच्चों कोचिंग सेंटर को 2,400 रुपये का खर्चा उठाना पड़ता था, और 10,000 रुपये की वो सर्विस बेच रहा है। अब क्या होगा? इसके ऊपर वो सर्विस टैक्स लेगा बच्चे से। क्या लेगा? सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ, मान लो यही मान के चलते हैं, चलो रेट एक ही जैसा लेते हैं, सर्विस टैक्स 20%। कितना हो गया? 2,000। बच्चे ने फीस कितनी भरी बच्चों? 12,000 रुपये भरी। उस फीस में से मार्जिन कितना कमाया इस कोचिंग सेंटर ने? कोचिंग सेंटर ने मार्जिन कमाया 10,000 रुपये माइनस 2,400 रुपये। बताओ यस या नो? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या बात कर रहे हो, इसका तो क्रेडिट ले लेगा, इस 200 रुपीज़ का क्रेडिट ले लेगा। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना, इस 200 रुपीज़ का तो क्रेडिट ले लेगा सर, वो 400 रुपीज़ का तो आईटीसी मिल जाना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाना चाहिए। सर फिर ऐसे कैसे? सर क्रेडिट जब मिल जाएगा तो समझ में नहीं आ रहा कि जब क्रेडिट ही मिल जाएगा तो फिर हम लोग उसको प्रॉफिट पे क्यों नहीं काउंट कर रहे? बेटा क्रेडिट किसको मिलना है? गुड्स का। वैट का क्रेडिट किसको मिलेगा? जो आगे गुड्स का काम करता हो। कोचिंग सेंटर तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी मेरे लिए इनपुट क्या है बच्चों? गुड्स। और मेरा आउटपुट क्या है बच्चों? सर्विस। अब अगर हम लोग ध्यान से सोचें, मेरी इनपुट गुड्स है, आउटपुट सर्विस है, तो क्या ऐसे केस में क्या वैट की एडजस्टमेंट सर्विस टैक्स के साथ की जा सकती थी? यानी अगर गवर्नमेंट मुझे ये कह देती ना कि आपको 2,000 रुपये नहीं देने हैं, उस 2,000 रुपये में से अब ये 200 रुपये और 200 रुपये एडजस्ट कर देना,
तो मुझे क्या फ़ायदा होता? तो मुझे ये फ़ायदा होता कि मेरे 400 रुपये भी प्रॉफिट होते। बट ऐसा नहीं था बच्चों। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो 200 रुपये दिए गए थे वैट, ये बुक्स वाले डीलर को दिए। बुक्स वाले डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को 200 रुपये दे दिए। ठीक उसी तरीके से स्टेशनरी जिससे खरीदी उसने 200 रुपये आगे स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो मेरी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपये पहुंच चुका है। बट मैं उसका कोई बेनिफिट इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि मैं आगे गुड्स का काम नहीं करता हूं, सर्विस का काम करता हूं। और सर्विस टैक्स जो है वो कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यानी अगर आप ये कह रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2000 रुपये देने वक्त मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहूं कि मैंने 400 रुपये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए हैं, तो क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगा? सर, आंसर इज नो। गुड्स के टैक्सेस का सर्विसेज के टैक्सेस के साथ मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाता था। सिमिलरली इन द केस ऑफ सर्विसेज के टैक्सेस का मैं गुड्स के टैक्सेस के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता था। मैं ग्रोसरी की बात करता हूं, एक ग्रोसरी की शॉप है मेरी और मैं सर्विसेज ले रहा हूं। कैसी? मान लो टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज। और मैंने इंटरनेट सर्विस ली है और मैं आगे क्या कर रहा हूं? गुड्स बेच रहा हूं। तो उस सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगा होगा। क्या मैं उस सर्विस टैक्स का स्टेट गवर्नमेंट को जो मैंने वैट देना है, क्या मैं उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता था। आप समझ रहे हो? यहां पर एक बिजनेसमैन का नुकसान हो रहा था। बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा था 7600 रुपीज, ठीक है। बट अगर मैं करंट सिनारियो की बात करूं ना, ये देखो, मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और इसके वजह ये नहीं है कि अगर आपने ये बात सीख ली है तो आप कोचिंग सेंटर को बोलो कि नहीं सर आप तो ज़्यादा कमा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको नहीं पता कि पहले क्या कमा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो, इस कोचिंग सेंटर को आज देखते हैं आफ्टर जीएसटी ना। देखो क्या फ़र्क पड़ा। ये देखो, ये कोचिंग सेंटर अगर सेम मार्जिन ही कमाए, यानी वही मार्जिन जो वो पहले कमा रहा था, भाई मार्जिन तो 7600 रुपीज़ होना चाहिए ना। सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए वो हम बाद में तय करते हैं, पहले इनपुट्स की बात करते हैं। इनपुट्स में क्या किया उसने? बुक्स खरीदी 1000 रुपये की प्लस जीएसटी, मान लो 20% यानी 200 रुपये, 1200 रुपये। मैं CGST SGST को इग्नोर कर रहा हूं बच्चों, टोटल तो 1200 रुपये बनेगा ना। ऐसे ही बुक्स के बाद स्टेशनरी खरीदी और वो भी 1000 रुपये की प्लस जीएसटी यानी 20% 200 रुपये हो गई, टोटल हो गया 1200 रुपये। ये भी 1200 रुपये। और अगर मैं देखूं मार्जिन मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, अब देखो इसमें क्या फर्क है। जीएसटी आने के बाद ये जीएसटी का मुझे क्रेडिट मिल रहा है, ये जीएसटी का मुझे आईटीसी मिल रहा है दोस्तों। पहले वाले बिफोर जीएसटी में वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि बिफोर जीएसटी में वैट का क्रेडिट उसको मिलता जो आगे गुड्स का डीलर होता। मैं बेच रहा हूं सर्विस, खरीद के आ रहा हूं गुड्स, तो मैं कैसे एडजस्टमेंट कर सकता हूं? गुड्स को खरीद रहा हूं तो वो पे किया मैंने स्टेट गवर्नमेंट को, और सर्विसेज पर देना है सर्विस टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं। बट अब क्या हो गया कि दोनों ही केसेस में जीएसटी है, यानी गुड्स के केस में भी जीएसटी है, सर्विसेज के केस में भी जीएसटी है। और गुड्स के केस में भी सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, सर्विसेज के केस में भी सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। सर ऐसे केस में क्या कोचिंग सेंटर को ये फायदा मिल गया? 200 रुपये और 200 रुपये का क्रेडिट मिल गया। अब ये 200 रुपये और 200 रुपये का ये जो क्रेडिट मिल गया, एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 2000 रुपये। कितनी हुई कॉस्ट? 2000। तो बच्चों मार्जिन अगर वो अपना वही 7600 ही ऐड करे जो पहले कमा रहा था, तो कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए बताओ? 9600 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यानी स्टूडेंट को जो उसको फीस मांगनी चाहिए थी वो 9600 प्लस जीएसटी मांगनी चाहिए थी। मार्जिन उतना ही कमा रहा है कोचिंग सेंटर, मार्जिन उतना ही कमा रहा है 7600 ही, है ना। अगर वो इतना कमाए तो इस हिसाब से ये वैल्यू होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ कस्टमर को सस्ता पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 9600 का 20% इट इज 1920, ये मिला के बन जाएगा 10,520, 10,000 सॉरी 11,520। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो कहीं ना कहीं फायदा होता है, कहीं ना कहीं फायदा होता है। अगर मैं देखूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉरी कस्टमर को फायदा होता है जीएसटी के केस में कि जीएसटी में सस्ता पड़ जाएगा सामान। बट हुआ क्या?
बिजनेसमैन निकला चालाक। बिजनेसमैन ने क्या कहा कि बच्चे कस्टमर को थोड़ी ना पता चलना है कि भाई साहब वैल्यू कितनी हुई है, अगर वो वैल्यू 12,000 ही रखे तो क्या ही फर्क पड़ता है। यानी कर क्या रहे हैं, ये है जो उनको करना चाहिए और ये है जो वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं फीस तो 10,000 ही रख रहे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, फीस 10,000, जीएसटी उतना ही। यानी अगर स्टूडेंट को अगर फीस आज देनी है तो वो उसको कितनी देनी पड़ रही है, वही 12,000 रुपीज देनी पड़ रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें, बच्चों प्रॉफिट वो पता है कितना कमा रहा है, 2,000 में 10,000 रुपए का बेचकर यानी 8,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी बिजनेसमैन के प्रॉफिट बढ़ गए हैं बच्चों। समझ में आ रहा है जीएसटी का कैसे फायदा उठा रहे हैं लोग। तो ये बिजनेसमैन फायदा उठा रहा है। अगर आप, ये कोचिंग सेंटर है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, अगर आप एक गुड्स वाले इंडस्ट्री की बात करो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा ही होगा। ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या कोई सर्विस नहीं खरीदता होगा, कोई सर्विस खरीदता भी तो होगा, उस सर्विस का वो क्रेडिट लेता होगा और फिर क्रेडिट लेने के बाद वो एडजस्ट कर देता होगा, जो कि वो पहले नहीं कर पाता होगा। क्यों, सर्विस पे वो सर्विस टैक्स देता होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ये प्रॉब्लम पहले हो रही थी, अब नहीं है बच्चों। समझ में आ गई बात। तो ये रीजन है कि जीएसटी आने का, जीएसटी क्यों आया, आप लोगों के मेरे ख्याल से अब वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को समझा सकते हो। कोई भी बिजनेसमैन रोता हुआ दिखे और कहे यार जीएसटी तो बुरा हाल कर दिया हमारा, अरे भाई तो फायदे भी तो तुम उठा रहे हो जीएसटी के। पहले तो सिर्फ गुड्स के क्रेडिट ले पाते थे, अगर वो गुड्स का डीलर है तो पहले सिर्फ गुड्स का क्रेडिट ले पाते थे, अब तो आप सर्विसेज का भी क्रेडिट ले लेते हो। तो अब आप वो भी चीजें तो देखो, वो एडवांटेज आप इग्नोर कर देते हो और सारा डाल देते हो कि जीएसटी क्या चीज़ है, जीएसटी क्या चीज़ है, जीएसटी में क्या इश्यूज है। भाई साहब जीएसटी के कंप्लायंस ज़रूर बहुत ज़्यादा है, कंप्लायंस वर्क हैवी है, बट जीएसटी एक अच्छा टैक्स है और उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। समझ में आता है। और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, वो सब बातों के लिए आपको आने वाली क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम लोग और इलैबोरेट करेंगे कि क्या अच्छा किया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है जीएसटी के अंदर। ठीक है, अगली क्लासेस के अंदर, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लासेस के अंदर मैं आपको जीएसटी के जो है फीचर्स बताऊंगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अलावा मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा, जो हमारा इंडिया का संविधान है। और आप लोग जानते हैं बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था। ठीक है, उन्होंने पास किया था ये संविधान, और उससे पहले भी कई बार पास हुआ, बट वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया सही तरीके से। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में बी आर अम्बेडकर जी ने इसको लागू किया। अच्छा, तो अब हम लोग उसके बारे में अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी कुछ प्रैक्टिकल बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।